आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेचर में कितने तरह के फोर्सेस होते हैं। तो नेचर में कुल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है बच्चों जिसकी वजह से ये मारकर नीचे गिरा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है बच्चों जिसकी वजह से हम लोग जमीन पे चल पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जिसकी वजह से स्टार सब अपने चारों तरफ प्लैनेट्स को घुमा पाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चांद को घुमा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्सों में से एक है। अगर ये ना होता तो हम लोग शायद आज चल नहीं पाते, और अगर ये 1 मिनट के लिए भी अगर ख़त्म हो जाए, अगर इमेजिन हम लोग करते हैं, तो ना तो पृथ्वी के चारों तरफ चांद घूम पाएगा, ना ही पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम पाएगा, और ना ही हम लोग अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स के नज़रिए से डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स के नज़रिए से नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मास बॉडीज के बीच में लगता है। जैसे कि चांद और पृथ्वी दोनों ही बॉडी है जो जिसके दोनों के पास में कुछ कुछ मास है। तो 2 मास के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही बॉडी के मास के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का, मतलब कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, 2 मासों के डिस्टेंस के। जैसे कि पृथ्वी और चांद है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। अगर हम लोग मास को बढ़ा देंगे, क्वांटिटी ऑफ मास बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को, दो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों की मास से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब फोर्थ जो इसका प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये बहुत दूर दूर वाली वस्तुओं पर भी फोर्स लगा सकती है बहुत ही अच्छे तरह से। जैसे कि सूरज और अर्थ दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर भी दोनों के बीच में जो फोर्स है वो लग पाता है। ठीक है, तो ये इस फोर्स का जो रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। तो एक और प्रॉपर्टी है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कि ये सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है। मतलब कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच में ये फोर्स लगता है। एक और प्रॉपर्टी आता है इसका कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को 2 बॉडीज अट्रैक्ट करती है, ये फोर्स होता है। अब सेकंड तरह का फंडामेंटल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोस्तों जितना भी फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 10⁻36 टाइम्स बड़ा होता है। मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही लाखों गुना, अरबों गुना ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है। यदि हम लोग कंपेयर करें 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो दोनों में लगभग अरबों का डिफरेंस आएगा। अरबों से भी अधिक गुना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उससे अरबों गुना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का। तो ये जो होता है, ये फोर्स 2 चार्जों के बीच में लगता है। ये कॉमन सी प्रॉपर्टी है इसका सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग रेंज का होता है। लॉन्ग रेंज इसका भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज का होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज होता है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी था कि ये 2 चार्जों के बीच में लगता है। तो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के बीच में लगता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 2 चार्ज के बीच में लगता है। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इसका मतलब ये है कि जो दोनों चार्ज का अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे, चार्जेस का क्वांटिटी बढ़ाने पर हम लोग को जो फोर्स दोनों के बीच का इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम लोग उन दोनों दो चार्जों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन का हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट मिलता है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसमें ये फोर्स को दिखाया जाता है 1/4πε0 से, जो कि हम लोग क्लास 12 में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये भी जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे ही सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगेगा वो दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर के बीच का इंटरेक्शन होगा। और एक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिंग के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, मतलब कि सिर्फ अपने तरफ खींच के रखेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करेगा, दो बॉडी को अगर सेम नहीं है, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि दोनों चार्ज सेम ही है, अगर जो दोनों चार्ज का साइन सेम ही है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ढकेलने लग जाएंगे। बोलेंगे भाई मुझे तुम नहीं पसंद, ये बोलेगा मुझे तुम नहीं पसंद, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसको जानने के बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जो कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जकड़ के रखता है। ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेयर में 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो उससे ये 10⁻38 गुना ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका रेंज देखें तो इसका रेंज जो होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब कि अगर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जकड़ के रखा हुआ है, कोई भी जकड़ने वाला फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है। अगर आप किसी को अपने पास रखना चाहते हैं तो आपके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद हम लोग एक चौथा फोर्स आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स जो होता है ये कब लगता है, जब कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके के दौरान बहुत सारे पार्टिकल सब इमिट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनो, बीटा रेस। तो इस सब में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स के रूप में जानते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक बहुत ही छोटा सा फोर्स होता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है और इसका रेंज भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये कब होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगना स्टार्ट होता है, जब रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो उस दौरान जो डिफरेंट पार्टिकल्स उससे इमिट करते हैं, डिफरेंट रेज इमिट करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग ने अभी आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कमजोर फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उम्मीद है कि सभी तरह के फोर्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपसे कोई जूनियर पूछता है या आपसे कोई सीनियर पूछता है, आपके टीचर पूछते हैं या एग्जाम में आता है, तो आप सब में अच्छे से आंसर लिख पाओगे इसका, या फिर आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।